गुड मॉर्निंग बच्चे। तो आज हम लोग इसके पूर्व वाले जो वीडियो था, क्लास था, उसमें इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेड ट्रेनिंग को सब्जेक्टिव रूप से बताया गया था। आज हम इसे एमसीक्यू के रूप में बता दें, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो आते हैं, क्योंकि हम जो भी पढ़ाई यहाँ चल रहा है बिल्डर ट्रेड के सिलेबस के अनुसार है, वह आपको एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं। तो क्यों नहीं हम उसको क्वेश्चन के रूप में भी आपको एक रिव्यू दे दें, जिससे कि आपको लगे कि नहीं, इस क्वेश्चन से हम रूबरू हैं और आगे आपको परेशानी एग्जाम में नहीं हो। तो इसके लिए हम एक एमसीक्यू लाए हैं, यानी जो भी हम पढ़ाएंगे, जो भी बताएंगे सब्जेक्टिव रूप में, जिस भी सिलेबस के अनुसार ही चल रहा है। यह सिलेबस जो है बिल्डर ट्रेड का सिलेबस, यह निम्मी बेस्ड होगा। एनसीईआरटी का जो सिलेबस है निम्मी बेस्ड, उसके अनुसार ही चलेगा। नहीं कोई एशियन, नहीं कोई अरिहंत, किसी को फॉलो नहीं किया जाता है। मैं नहीं करूँगा, मैं केवल निम्मी को फॉलो करके ही आपको आगे जो भी स्टडी कराऊँगा, निम्मी को फॉलो करते हुए ही। और आपका एग्ज़ाम भी जो एनसीईआरटी एग्ज़ाम लेती है, वह निम्मी के बेस्ड ही एग्ज़ाम होता है, निम्मी के बुक के आधार पर ही एग्ज़ाम होता है। तो क्यों ना हम निम्मी को ही फॉलो करें, क्यों हम अदर बुकों को फॉलो करें। तो हम आज उसके एमसीक्यू के बारे में बताएंगे। आप लोग इसके पहले पढ़ ही चुके हैं फर्स्ट क्लास में, तो आप लोग भी कुछ जवाब देते रहिएगा और हम लोग भी आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल ड्यूरेशन ऑफ बिल्डर ट्रेड ट्रेनिंग। यानी बिल्डर ट्रेड ट्रेनिंग का ड्यूरेशन कितने दिन का होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, शायद आप लोग जान ही गए होंगे और जवाब भी दे दिए होंगे। तो बिल्डर ट्रेड का ड्यूरेशन कितना होता है? 1 सेमेस्टर, 2 सेमेस्टर्स, 3 सेमेस्टर्स, 1 ईयर। आपको इसको और इसको देख कर कन्फ्यूजन तो हो ही गया होगा, क्या दोनों को देखकर कन्फ्यूजन हो ही गया होगा। तो आपको इसी दोनों को आप बेस्ट करके आपको एग्जाम में आंसर देना है कि पहले अभी से 2 साल पहले तक सेमेस्टर बेस्ड सेमेस्टर होता था। उससे पहले तो ईयरली चलता था, लेकिन बीच में सेमेस्टर हो गया था और फिर अभी ईयरली हो गया है। तो आपका बिल्डर ट्रेड का जो है ड्यूरेशन जो है कितने सालों का है या कितने दिनों का है, तो आपको 1 साल का हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आपको इसमें आप लोग खुद इसको पढ़ लीजिएगा और बिल्डर ट्रेड का ड्यूरेशन इतना है, और इसके बारे में जितने भी सारे लिखे हुए बिल्डर ट्रेड क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम के अंतर्गत आता है, वह 1 ईयर में कंप्लीट होता है। किसके तहत आता है? तो क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम के तहत आता है। इतना तो जानकारी होना ही चाहिए कि यह किस स्कीम के अंतर्गत आता है। तो क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम के अंतर्गत आता है। और स्ट्रक्चरल ट्रेनिंग पैटर्न और थ्योरेटिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल बिल्डिंग स्किल को धीरे धीरे डेवलप करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह किस लिए किया गया है? तो थ्योरेटिकल भी और प्रैक्टिकल भी, जिसको नॉलेज देने के लिए किया गया है। और स्पेसिफिक बिल्डिंग मेथड, मशीन ऑपरेशंस और सेफ्टी प्रैक्टिसेस सिखाई जाती है। यानी आपको मशीन चलाना हो, बिल्डिंग करना हो, इतने सारे चीज़ में दिखाई। इसका उद्देश्य है ट्रेनिंग को इंडस्ट्री रेडी बनाना। यानी इस ट्रेनिंग का उद्देश्य क्या है? इस ट्रेनिंग का उद्देश्य क्या है कि इंडस्ट्री के प्रति रेडी बनाना। यानी इंडस्ट्री में आप अभी जाएंगे इंडस्ट्री में, तो आप इंडस्ट्री के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि आपके पास स्किल नहीं है। तो आपको क्या किया जाता है कि उसके अनुसार रेडी बना दिया जाता है, जिससे कि आप वहाँ जा करके काम कर सकते हैं। क्लियर? आपको इसमें हिंट्स भी दिया गया है। आपको इसको पढ़ने में कोई भी परेशानी कहीं भी हो, तो उसके हिंट्स को पढ़ करके आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच प्रोसेस इज यूज टू वेल्ड MS शीट एंड पाइप। यानी किस प्रोसेस के माध्यम से MS शीट और पाइप को वेल्ड कर सकते हैं। जो अभी जो पहले क्लास हुआ था उसमें इसकी चर्चा थी, आप इसको देख सकते हैं। SMAW प्रोसेस, GMAW प्रोसेस, गैस वेल्डिंग, पिग वेल्डिंग। तो आपको जब MS शीट और पाइप की जैसी बात होती है, तो आपको SMAW प्रोसेस का यूज किया जाता है। MS शीट और पाइप, MS शीट और पाइप इसको देखना है। MS शीट और पाइप में, MS शीट और पाइप की वेल्डिंग के लिए गैस वेल्डिंग का यूज किया जाता है। आप इसको देख सकते हैं। गैस वेल्डिंग, MS शीट और पाइप को ज्वाइन करने के लिए गैस वेल्डिंग सबसे कॉमनली यूज होने वाला प्रोसेस है। इसमें कौन सा प्रोसेस यूज होता है? MS शीट, अगर शीट माने पतला चदरा जो होता है, पतला वाला चदरा होता है या पाइप होता है, इसको वेल्डिंग करने के लिए
MS शीट जो होता है उसको वेल्डिंग करने के लिए गैस वेल्डिंग की ज़रूरत होती है। और आप MS प्लेट अगर वेल्डिंग करना चाहते हैं, मोटा वाला प्लेट जो होता है उसको वेल्डिंग करना चाहते हैं, तब SMA का यूज किया जाता है। क्लियर? यह प्रोसेस होता है, इसमें फ्लेम जनरेट करने के लिए ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का यूज़ किया जाता है। कौन कौन सा गैस? अगर गैस वेल्डिंग आपको गैस वेल्डिंग आगे भी बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, लेकिन अगर उसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त जानते हैं तो गैस वेल्डिंग में ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का यूज किया जाता है, जिसमें फ्लेम बनाया जाता है। फ्लेम बना करके उसको हीट किया जाता है, हीट करके गलाया जाता है। जब लिक्विड हो जाता है फिर उसको ठंडा होने के लिए ज्वाइंट छोड़ देते हैं, जिससे ज्वाइंट हो जाता है, जिसमें थिन मेटल डिस्टोर्शन के बिना इजीली वेल्ड हो सकता है। थिन मेटल मानी पतला। गैस वेल्डिंग से क्या होता है, थिन मेटल की वेल्डिंग होती है, यानी पतला मेटल का वेल्डिंग किया जाता है, जिसमें इजीली वेल्ड हो जाता है। यह लाइट फैब्रिकेशन और मेंटेनेंस कामों में वाइडली एक्सेप्टेड टेक्निक है। यानी लाइट फैब्रिकेशन हल्का फुल्का जो काम होता है उसमें आपको इसकी ज़रूरत होती है, पतला मेटलों में ज़रूरत होती है। जब बड़ी बड़ी जो कंस्ट्रक्शन होता है उसमें गैस वेल्डिंग का उतना यूज नहीं हो पाता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें हिंट्स भी दिया गया है, आप इसको पढ़ करके समझ सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच मशीन इज यूज्ड फॉर स्ट्रेट एंड सर्कुलर कटिंग इन MS प्लेट। MS प्लेट को काटने के लिए कौन से मशीन का यूज किया जाता है? हम लोग कल पढ़े थे ना कि कटिंग मशीन हमको चलाना आ जाएगा। अगर बिल्डिंग से अगर ITI कर लेते हैं तो मशीन चलाना, कटिंग मशीन चलाना, गैस कटिंग मशीन चलाना आ जाएगा। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें जो है अगर प्लेट को सीधे काटना है या गोल काटना है, कटिंग करना है, तो कौन सी मशीन को यूज कर सकते हैं? तो इसमें स्पॉट वेल्डिंग जो है या इससे वेल्डिंग होता है। आपको PUG कटिंग मशीन हो गया, ड्रिलिंग मशीन हो गया, आर्क कटर हो गया। तो आपके पास PUG कटिंग मशीन का यूज कर सकते हैं और इसी का यूज किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट। PUG कटिंग मशीन, पोर्टेबल यूनिवर्सल कटिंग मशीन, पोर्टेबल यूनिवर्सल गैस कटिंग मशीन, पोर्टेबल यूनिवर्सल गैस कटिंग मशीन। PUG कटिंग मशीन का यूज इसको गैस बेस्ड थर्मल कटिंग टूल्स है, जिसका यूज MS प्लेट और एग्जैक्ट एंड क्लियर यूनिफॉर्म कट के लिए यूज किया जाता है। यानी इसको अगर एग्जैक्ट कटिंग करना है, स्ट्रेट कटिंग करना है, सर्कुलर कटिंग करना है तो PUG मशीन का यूज किया जाता है। तो आपको यह समझ में आ गया होगा। और इस मशीन में स्ट्रेट, बेवल, सर्कुलर शेप का कट कर सकती है। इसमें टॉर्च फ्लेम फिक्स होता है, मशीन को ट्रैक पर चलाया जाता है, जिससे कि एक्यूरेट कटिंग होती है। आप देख रहे होंगे कि काटने के लिए आप मार्केट में अगर गैस कटिंग चल रहा होगा तो आप देखे होंगे कि वेल्डर उसको खुद ही काटते रहता है। तो ऐसा नहीं है, आप वेल्डर को उतना नीचे दृष्टि से नहीं देखना है कि हाँ वह आँख खराब हो जाएगा या वह कचरा लगा करके काम करते रहता है। यह जो कटिंग है वह मशीन बेस्ड होता है। आप मशीन में सारा चीज़ फिट रहेगा, आप कितने एंगल पर मुड़ेगा ये भी फिट रहेगा। आपको उसमें कुछ नहीं, आपको बटन दबाना है और वह मेटल को काटना चालू कर देगा और उसे कट करके अलग हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह की है आपको PUG कटिंग मशीन। नेक्स्ट है वेल्डिंग ऑफ CI इन डन यूजिंग विच प्रोसेस। यानी कास्ट आयरन का वेल्डिंग करना हो, कास्ट आयरन का वेल्डिंग करना हो तो किस प्रोसेस से किया जाता है? कास्ट आयरन का वेल्डिंग करने के लिए आपको कौन सा प्रोसेस? TIG हो गया, TIG है, MIG है, SMA है, गैस है। तो कास्ट आयरन का वेल्डिंग करना हो, कास्ट आयरन के वेल्डिंग के लिए आपको SMA वेल्डिंग मेथड का यूज किया जाता है। SMA मेथड का वेल्डिंग का यूज किया जाता है। आप इसको देख रहे होंगे कि कास्ट आयरन की वेल्डिंग SMA प्रोसेस द्वारा की जाती है, क्योंकि कंट्रोल आर्क एंड स्पेशल इलेक्ट्रोड की आवश्यकता होती है। इसमें क्या होता है, जनरल नहीं है, या जनरल वेल्डिंग इससे नहीं हो सकता है। जनरली आप जो कास्ट आयरन का देखते होंगे बहुत रियर लोग करता है। कास्ट आयरन के लिए स्किल की ज़रूरत होती है और स्पेशल इलेक्ट्रोड की ज़रूरत होती है। तो आप अगर आप स्किल सीख जाते हैं, कास्ट आयरन का ही केवल सीख जाते हैं, तो आपको केवल कास्ट आयरन में ही आपको जॉब मिल सकता है। कास्ट आयरन के वेल्डिंग करने के लिए ही केवल जॉब मिल सकता है। आपको डिमांड बहुत ही अच्छी खासी हो जाएगी। तो आपको कास्ट आयरन वेल्डिंग करना है तो SMA प्रोसेस यूज किया जाता है। SMA में हीट इनपुट को कंट्रोल किया जा सकता है। इस प्रोसेस से स्ट्रॉन्ग क्रैक रेसिस्टेंट वेल्ड, यानी जब CI को वेल्डिंग करना इतना आसान भी नहीं होता है। कास्ट आयरन जो है बहुत आसानी से वेल्डिंग नहीं होती, जैसे माइल्ड स्टील जितना आसानी से वेल्डिंग होती है उतनी आसानी से कास्ट आयरन नहीं होता है। कास्ट आयरन में आपको जैसे ही वेल्डिंग करने जाएंगे वह क्रैक हो जाता है।
क्रैक को भी वेल्डिंग करते हैं और क्रैक हो जाता है। तो कितनी माने आश्चर्यचकित हो जाती है, कितनी भी परेशानी हो जाती है कि इस तरह की वेल्डिंग कैसे कर सकते हैं। लेकिन यह SMA-W प्रोसेस से, स्पेशल इलेक्ट्रोड की प्रोसेस से हीट को एक एडजस्ट करके आपको इसको वेल्डिंग कर सकते हैं और इस वेल्डिंग को करने के वेल्डिंग के लिए क्रैक रेसिस्टेंस वेल्ड बनता है। इससे क्या हुआ, क्रैक नहीं होता है। क्लियर। प्री हीटिंग और स्लो कूलिंग CI वेल्डिंग के लिए आवश्यक होता है। जब CI वेल्डिंग करते हैं तो प्री हीटिंग होती है, पोस्ट हीटिंग होती है। प्री हीटिंग यानी पहले उसको फिर से हीट, पूरे जॉब को हीट करना होता है, जिससे कि हीट आपको ट्रांसफ़र करने में या हीट जल्दी उड़े नहीं। तो इसके लिए प्री हीटिंग और फिर वेल्डिंग करने के बाद पोस्ट हीटिंग करनी होती है, जिससे कि आप CI का वेल्डिंग आसानी से कर पाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है आफ्टर ट्रेड कंप्लीशन व्हाट इज़ द नेक्स्ट लर्निंग पाथ। यानी हम लोग ने अभी पढ़ा था कि पहले के क्लास में कि हम जब ट्रेनिंग कर लेंगे तो मेरा आगे का लर्निंग पाथ क्या होगा, आगे का पढ़ने का, अध्ययन करने का दिशा कौन सी होगी। तो इसमें आप समझ ही गए होंगे, जब ITI कर लेने के बाद क्या ITI ट्रेनिंग करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। इस स्किल इंडिया एग्ज़ाम देंगे, ऐसा नहीं है। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग करेंगे। यस, आप जब ITI कर लेते हैं तो आगे के लिए क्या कर पाएंगे, तो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग करेंगे। क्लियर। इंडस्ट्रियल विजिट करेंगे नहीं, इसको आगे का पढ़ने का जो है आपको रास्ता कौन होगा, तो अप्रेंटिसशिप होगा। क्लियर। अप्रेंटिसशिप के साथ साथ आप CTI भी कर सकते हैं, CTI। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बढ़े। आपको डिस्क्रिप्शन में विस्तार से आपको दिया गया है वेल्डर ट्रेड को पूरा करने के बाद कैंडिडेट रजिस्टर्ड इंडस्ट्रीज में 1 साल का अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कर सकता है। क्लियर। कितना साल का होगा यह, वह 1 साल का होगा। और बिल्डिंग जो इसमें क्या सिखाया जाता है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिया जाता है। इसमें अप्रेंटिसशिप में क्या होता है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिया जाता है, प्रैक्टिकल बेस होता है, ज़्यादा प्रैक्टिकल सिखाया जाएगा। तो प्रैक्टिकली में आपको बिल्डिंग स्पीड, एक्यूरेसी, डिसिप्लिन इम्प्रूवमेंट कराया जाता है। उसमें जो एक्यूरेसी होती है, बिल्डिंग की स्पीड होती है, इसकी सारी जानकारी उसमें आपको दी जाती है। गवर्नमेंट भी स्टाइपेंड देती है। जब आप जाते हैं अप्रेंटिस करने, जैसे कि ITI में आए हैं, ITI में आए हैं तो इसमें आपको गवर्नमेंट स्टाइपेंड नहीं देती है। क्लियर। और वहाँ पर है जब आप जाएंगे अप्रेंटिसशिप करने के लिए तो वहाँ स्टाइपेंड मिलता है, अपना जो भी हो 2000, 1500, 2500, 3000 अपने वो इंडस्ट्री के हिसाब से आपको मंथली के रूप में वह देती है। 6000, 7000, 10000 भी होता है। उसके आधार पर आपको वहाँ पर स्टाइपेंड मिलेगा। आप वहाँ उसके स्टाइपेंड से अपना खुद का खर्च भी निकल सकता है। क्लियर। और जिसमें कैंडिडेट फाइनेंशियल सपोर्ट हो जाता है। कैंडिडेट को क्या होता है, फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाता है। ट्रेनिंग लॉन्ग टर्म जॉब के लिए फाउंडेशन तैयार करता है। यह ट्रेनिंग जो है लॉन्ग टर्म जॉब के लिए, जब भी आप किसी जॉब को करने के लिए रेडी हो रहे हैं तो वहाँ पर आपको आप फाउंडेशन बेस तैयार कर देगा। क्लियर। नेक्स्ट बढ़े। विच स्किल इज डेवलप्ड यूजिंग स्पॉट वेल्डिंग मशीन। स्पॉट वेल्डिंग मशीन से कौन सा कौशल विकसित होता है। यानी स्पॉट वेल्डिंग आप मशीन देखे नहीं होंगे, स्पॉट वेल्डिंग पढ़ाया जाएगा। बट ये मोटामोटी जान लीजिए कि स्पॉट वेल्डिंग से पतला चदरा का माने वेल्डिंग किया जाता है। आप पाइप को भी वेल्डिंग कर सकते हैं स्पॉट वेल्डिंग से। स्पॉट वेल्डिंग से आप क्या क्या कर सकते हैं, तो आर्क कटिंग नहीं, स्पॉट वेल्डिंग से आर्क कटिंग नहीं कर सकते हैं, सरफेस फिनिशिंग नहीं कर सकते हैं, सीट ज्वाइंट वेल्डिंग कर सकते हैं। तो स्पॉट वेल्डिंग से सीट मतलब समझिएगा, सीट मतलब होता है पतला चदरा, पतला जो होता है थिन मेटल का यूज में आपको स्पॉट वेल्डिंग का यूज कर सकते हैं। यानी सीट उसी को बोला जाता है। सीट ज्वाइनिंग। स्पॉट वेल्डिंग मशीन का उपयोग दो मेटल सीट को जोड़ने के लिए किया जाता है। प्रोसेस हाई करंट और प्रेशर का यूज करके लोकलाइज्ड हीट उत्पन्न करता है। यह प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस में क्या होता है, हाई करंट दिया जाता है और प्रेशर दिया जाता है। और सब जो SMA-W है आपको सारी बिल्डिंग प्रक्रिया पढ़ाई जाएगी, किसमें प्रेशर दिया जाता है, किसमें नहीं प्रेशर दिया जाता है किया। लेकिन मोटा मोटी जो है आपके पास यह नॉलेज होना चाहिए, शुरुआत से भी होना चाहिए कि हाँ स्पॉट वेल्डिंग क्या होता है। हल्का सा नॉलेज तो होना ही चाहिए, अवगत होना चाहिए कि स्पॉट वेल्डिंग में कौन सी मेटल का यूज किया जाता है, किस मेटल को जोड़ा जाता है। तो आपको इस प्रोसेस में हाई करंट और प्रेशर का यूज करते हुए आगे बढ़ा जाता है, जिससे मेटल फ्यूज हो जाता है। और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, ऑटोमोबाइल
अप्लायंस इंडस्ट्रीज में एक्सटेंसिवली किया जाता है, यानी अधिक किया जाता है ना। कहाँ पर किया जाता है इसका यूज? पतला मेटल कहाँ पर जुड़ता होगा? आपको देखे होंगे ही कि आपको जैसे ऑटोमोबाइल का हो गया, बस ट्रक वगैरह बनता है तो इसमें क्या होता है? पतला छदरा का यूज़ किया जाता है। तो पतला छदरा का यूज़ करते हैं तो इसमें स्पॉट वेल्डिंग, आप कार वगैरह महंगी महंगी कारें होती हैं, उसकी वेल्डिंग, उसका बॉडी कौन बनाता है? छदरा का बॉडी कौन बनाता है? वैसा तो फ्रेम से बना हुआ आता नहीं, वहाँ पर क्या करता है? वेल्डर ही उसको बनाता है। तो वेल्डर, वैसे बड़े बड़े जो जहाज़ होते हैं, आपको रॉकेट होती है, इसकी वेल्डिंग कौन करता है? वेल्डर ही करता है। ऐसा नहीं कि वेल्डर केवल गेट ग्रिल ही वेल्डिंग करता है, बस दिमाग में इतना सेट मत रखिए कि हाँ गेट ग्रिल ही वेल्ड कर सकते हैं, नहीं है। आपको बड़े बड़े जो कॉस्टली गाड़ियाँ होती है, रॉकेट होती है, जहाज़ होती है, हवाई जहाज़ होता है, उसमें भी आपकी ज़रूरत, आप वेल्डिंग कर सकते हैं, उसमें स्पॉट वेल्डिंग की ज़रूरत पड़ती है। क्लियर? नेक्स्ट है बीच ऑफ द फ्लोइंग नॉट ए पार्ट ऑफ कम्पेटेंसीज इन दिस ट्रेड। निम्न में से कौन सा इस ट्रेड की क्षमताओं में शामिल नहीं है? यानी कौन सा काम इसमें से आप नहीं कर सकते हैं? आप देख लिए होंगे, पाइप वेल्डिंग तो कर सकते हैं। जब आप यह पार्ट जो है जो कंप्लीट कर लेंगे, जब यह कंप्लीट कर लेंगे तो कंप्लीट करने के बाद आपको कौन सी दक्षता प्राप्त हो सकती है, क्या मिल सकता है? तो दक्षताओं में आपको पाइप वेल्डिंग तो निश्चित रूप से आप कर ही सकते हैं, दूसरी आर्क वेल्डिंग कर सकते हैं, आर्क वेल्डिंग कर सकते हैं, मेंटेनेंस का काम कर सकते हैं, मेंटेनेंस, गाड़ी का मेंटेनेंस करना, तो इसमें वेल्डिंग की ज़रूरत होती है। लेकिन आप पेंटिंग नहीं कर सकते हैं। क्लियर? क्योंकि पेंटिंग वेल्डर का काम नहीं है। वेल्डर का काम है वेल्डिंग करना, मेंटेनेंस करना, रिपेयर करना, नया बनाना, तो इसमें आपको वेल्डर की ज़रूरत होती है। पेंटिंग नहीं कर सकते हैं आप, इसमें लिखा हुआ है, इसी संबंधित है। आप नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बीच वेल्डिंग प्रोसेस इज यूज फॉर ऑल पोजीशन ऑफ एमएस प्लेट। एमएस प्लेट के वेल्डिंग जो करते हैं उसमें आपको ऑल पोजीशन में वेल्डिंग करना हो, ऑल पोजीशन में वेल्डिंग करना हो तो कौन से प्रोसेस का यूज कर सकते हैं? तो ऑल प्रोसेस में आपको वेल्डिंग करना है तो SMA-W का यूज कर सकते हैं, जिसके बारे में हम लोग पहले भी फेमिलियर हो चुके हैं पढ़ते पढ़ते कि SMA-W से क्या क्या होता है। इसमें आप इससे वेल्डिंग हो सकता है। SMA-W एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वेल्डिंग पोजीशंस जैसे फ्लैट, वर्टिकल, ओवरहेड या हॉरिजॉन्टल, आप अभी से ही पोजीशन के बारे में जानकारी रखें। पोजीशन पढ़ाया जाएगा भी, लेकिन ये पोजीशन होते हैं, इस पोजीशन को फ्लैट हो गया, वर्टिकल हो गया, ओवरहेड हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया। क्लियर? इस पोजीशन का नाम याद रखें। पोजीशन 4 हैं जिस पोजीशन में आपको वेल्डिंग करना होता है। ओवरहेड यानी सिर के ऊपर वेल्डिंग करना, उसको ओवरहेड वेल्डिंग बोलेंगे। ठीक है? फ्लैट पोजीशन या नीचे वेल्डिंग करते हैं इस तरह से, तो फ्लैट पोजीशन में वेल्डिंग हो जाए। वर्टिकल जैसे खड़ा है, खड़ा में वेल्डिंग कर रहे हैं, ऐसे 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 वेल्डिंग कर रहे हैं तो वर्टिकल हो जाएगा। और हॉरिजॉन्टल ऐसे 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 वेल्डिंग कर रहे हैं तो वह हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से आप वेल्डिंग इसको करते हैं। क्लियर? इसको आसानी से हैंडल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, वेल्डर ट्रेड ऑफर जॉब इन विच ऑफ द फ्लोइंग। यानी वेल्डर ट्रेड निम्न में से किस क्षेत्र में नौकरी प्रदान करता है? किस क्षेत्र में ऑफर जो करता है, जॉब जो ऑफर करता है, वह किस क्षेत्र में जॉब ऑफर करेगा? तो बैंकिंग में, बैंकिंग सेक्टर में तो नहीं होगा। बैंकिंग सेक्टर में जॉब की ज़रूरत नहीं। हाँ, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है? बैंक का इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, उसका केबिन बनेगा, उसका जो बाहरी है जो बिल्डिंग बनेगा, उसमें आप काम कर सकते हैं, लेकिन बैंकिंग सेक्टर में काम नहीं कर सकते। एजुकेशन सेक्टर में नहीं, एजुकेशन सेक्टर में भी आपकी ज़रूरत नहीं है। हालांकि एजुकेशन सेक्टर में वेल्डर का काम है, मान के चलिए वेल्डर के इंस्ट्रक्टर को, वेल्डर के बच्चे को पढ़ाना एजुकेशन में ही आता है, लेकिन मास बेसिस पर उसको नहीं देखते हैं लोग। अब आप शिप बिल्डिंग में आपका निश्चित रूप से बृहद पैमाने पर काम होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शिप बिल्डिंग। सॉफ्टवेयर कंपनी में भी नहीं जा सकते हैं, शिप बिल्डिंग में आपकी मांग हो सकती है। शिप बिल्डिंग में बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि वहाँ लार्ज मेटल प्लेट और फ्रेम को ज्वाइन किया जाता है। क्या है शिप बिल्डिंग में? क्या होता है, आप शिप जहाज़ जो होता है, पनिया जहाज़, उसको आपको लार्ज अमाउंट में मेटल की ज़रूरत होती है, मेटल से बनाया जाता है, तो आपको इसमें ज़रूरत हो जाएगी। क्लियर? स्ट्रक्चर असेंबली, लीक प्रूफ वेल्डिंग, मैरीन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का ध्यान रखते हुए काम करना होता है।
फील्ड हाई स्किल और सेफ्टी अवेयरनेस की डिमांड करता है। यानी वहाँ पर देख रहे होंगे कि वहाँ बहुत ही, जब शिप बनता है तो वह लीक प्रूफ होना चाहिए, थोड़ा सा पानी नहीं जाना चाहिए, तो इसके लिए हाईली स्किल बिल्डर की ज़रूरत होती है, जो आप लोग ही करते हैं। दूसरा कहीं ऊपर से उड़ के नहीं आता कोई हाईली क्वालिफाई या हाईली प्रैक्टिकल बिल्डर जो होते हैं, बाहर से नहीं आता है, आप ही लोगों में से उसको जाके बनाते हैं। क्लियर? विच पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री प्रोवाइड जॉब टू बिल्डर्स, माने कौन सा पब्लिक सेक्टर है जो आपको बिल्डर को जॉब प्रोवाइड करता है? क्लियर? कौन करता है? तो LIC करता है? नहीं, LIC कैसे कर सकता है? LIC में LIC होता है, ठीक है, और SBI बैंक होता है, CBSE होता है, नहीं, NTPC में आपकी ज़रूरत होती है। किस में होती है? NTPC में आपकी ज़रूरत हो जाती है। क्लियर? NTPC पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, इसको ज़रूर आप लोग इसको ही पढ़ेंगे, जिससे कि आपको पावर प्लांट में फैब्रिकेशन और पाइपलाइन बिल्डिंग के लिए बिल्डर्स को अपॉइंट करता है। क्या करता है, किस लिए करता है? NTPC में क्या है? यह पावर प्लांट है जिसमें फैब्रिकेशन वर्क और पाइपलाइन बिल्डिंग में आपको पावर प्लांट है में इलेक्ट्रीशियन की यूज होती है, इलेक्ट्रीशियन का काम होता है, लेकिन आप जब स्ट्रक्चरल काम होता है या फैब्रिकेशन का काम होता है, पाइपलाइन का काम होता है, तो उसमें बिल्डर की ज़रूरत हो जाती है। यहाँ बिल्डर्स को प्रेशर पाइपिंग, स्ट्रक्चर वेल्डिंग और प्लांट मेंटेनेंस टास्क में इन्वॉल्व किया जाता है। माने किस लिए किया जाता है, किस लिए रखा जाता है? तो प्रेशर पाइप का हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, और उसमें जो कहीं लीक होता है उसके लिए हो गया, तो इसमें आपको ज़रूरत होती है। मेंटेनेंस हो गया, इसमें ज़रूरत होती है। यह जॉब हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी और टेक्निकल एक्यूरेसी की मांग करता है। क्या करता है यहाँ? ऐसे नहीं है कि हाँ ITI पास कर गए, ट्रेनिंग भी नहीं किया, ऐसे तैसे जब पास कर गया चले गए, NTPC में काम लग गया, कर सकते हैं, वैसा नहीं हो सकता है। उसमें हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मान के चलिए NCPC पावर की सिस्टम है, कुछ भी हो गया तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए आपको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है और टेक्निकल एक्यूरेसी की ज़रूरत होती है, और यह डिमांड करता है। नेक्स्ट देखते हैं, बिल्डर ट्रेड का उद्देश्य क्या है? बिल्डर ट्रेड का उद्देश्य क्या है? बिल्डर ट्रेड का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य क्या है? इंजीनियर बनाना? नहीं, इंजीनियर नहीं बन सकते हैं आप, इंजीनियर आप नहीं बन सकते हैं। क्लियर? प्रॉपर बिल्डर तैयार करना, ठीक है। बिल्डर तो आप बन सकते हैं। बिल्डर ट्रेड का क्या उद्देश्य है? बिल्डर तैयार करना। पेंटर तो बनाना, पेंटर नहीं बन सकते हैं, डिजाइनर नहीं बन सकते हैं, लेकिन बिल्डर बन सकते हैं। क्लियर? इसमें आप प्रोफेशनल बिल्डर बनना चाहते हैं। प्रोफेशनल ट्रेड का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रोफेशनल बिल्डर तैयार करना है, जो इंडस्ट्री की ज़रूरतों के अनुसार काम कर सके। यानी वह ऐसा बिल्डर जो इंडस्ट्री की ज़रूरतों के अनुसार, मान के इंडस्ट्री की ज़रूरत है एल्युमिनियम बिल्डिंग करने का, और आप माइल्ड स्टील का बिल्डिंग करके घूम रहे हैं कि मैं जो बिल्डर है मुझे आता है, तो ऐसा नहीं। उसकी ज़रूरत जो है स्टील की बिल्डिंग करनी है, एल्युमिनियम की बिल्डिंग करते, उस तरह की आपकी नॉलेज होगी बाज़ार के अनुसार, इंडस्ट्री के अनुसार, तभी आपकी डिमांड रहेगी। क्लियर? अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की अवधि कितनी होती है? अब तो मैंने बता ही दिया था अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की अवधि कितनी होती है। अभी क्या होता है कि मेरा अनुभव है कि कई एक लोग बिल्डर से पूरा ITI पास कर जाते हैं, उसको पता ही नहीं होता है कि अप्रेंटिस होता क्या है, अप्रेंटिस कितने दिन की होती है, या CTI क्या होता है, CTI कितने दिन की होती है। तो इसके लिए यह क्वेश्चन डाला गया है कि हाँ, आपको ये दिमाग में रहे कि अप्रेंटिस कितने दिनों की होती है, तो यह होती है 1 साल की। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्टैंडर्ड अवधि कितनी होती है? 1 साल। 1 साल काम करने के अवसर मिलता है। यहाँ क्या होता है? ट्रेनिंग को रियल इंडस्ट्रीज इन्वायरमेंट में, रियल इंडस्ट्री, जैसे कि आप अगर ऐसे नौकरी लगता है तो ऐसे ITI कर रहे हैं, इसमें इंडस्ट्री नहीं है, आपको प्रैक्टिकल जो वर्कशॉप है उसमें प्रैक्टिकल कराया जाता है, लेकिन वहाँ पर रियल इंडस्ट्री में आप किसी भी वर्कशॉप में, किसी भी कारखाना में जा कर के रियल में वहाँ पर काम करेंगे या सीखेंगे, जिससे कि आपको उस तरह का मौका मिलेगा कि जब भी कभी नौकरी लगे, जब भी कभी रोज़गार मिले, तो आपको ऐसा नहीं लगे कि मैं नया जगह पे आ गया हूँ। इसलिए उससे आप फैमिलियर रहेंगे। वर्कशॉप से क्या हो गया? आप फैमिलियर हो गए, इंडस्ट्री से फैमिलियर हो गए, तो आपको कहीं भी जाते हैं तो आपको डर भय या कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि नहीं मैं नया हूँ, मैं कैसे कर पाऊँगा, क्या कर पाऊँगा। तो इससे आपको वहाँ पर सारी इन्वायरमेंट दिया जाता है और प्रैक्टिकल नॉलेज उसमें दिया जाता है। क्लियर?
स्पॉट वेल्डिंग किस पर किया जाता है? स्पॉट वेल्डिंग के लिए अभी हम लोग चर्चा थोड़ा देर पहले किए थे। किस पर किया जाएगा? थिक मेटल पे नहीं, थिक मेटल मोटा मेटल पर वेल्डिंग नहीं कर सकते हैं। प्लास्टिक सीट पे नहीं, प्लास्टिक सीट पे नहीं, मेटल सीट पे कर सकते हैं। क्या है? सीट माने पतला होता है, मेटल का पतला सीट होता है, उस पर आप स्पॉट वेल्डिंग कर सकते हैं। स्पॉट वेल्डिंग मेटल सीट को ज्वाइंट करने के लिए यूज किया जाता है, खासकर जहां ओवरलैपिंग ज्वाइंट होता है। ओवरलैपिंग ज्वाइंट भी पढ़ाएंगे, ओवरलैपिंग है ना, ओवरलैपिंग बट ज्वाइंट, क्लैप ज्वाइंट, ये सब सारी ज्वाइंट होती है, इसको आपको बताया जाएगा। लेकिन ओवरलैपिंग ज्वाइंट होती है, वहाँ पे स्पॉट वेल्डिंग का यूज किया जाता है। जैसे कि आपको बाल्टी के जोड़ना, बाल्टी जोड़ रहे हैं तो क्या होता है, एक दूसरे को ओवर करके तब जोड़ा जाता है। क्लियर? तो इस तरह के ओवरलैपिंग में आपकी इसकी ज़रूरत होती है। क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम किसके अंतर्गत आता है? क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम जो होता है CTS, यह किसके अंतर्गत आता है? तो यह आता है आपको मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट यह जो है किसके अंतर्गत आता है? क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम जो है वह मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत संचालित किया जाता है। इसका उद्देश्य देश में स्किल्ड मैन पावर तैयार करना, जो रोजगार या स्वरोजगार में समर्थ हो। इस स्कीम के तहत ITI ट्रेड्स जैसे वेल्डर को ट्रेन किया जाता है। क्लियर? किसके अंतर्गत आता है ये भी आपको ध्यान रखना है। कोई अगर पूछ दिया, एग्जाम में आ गया, तो आपको यह बताना पड़ेगा कि यह जो है CTS किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत आता है। ओके। SMAW का दूसरा नाम क्या है? SMAW का दूसरा नाम क्या है? SMAW का दूसरा नाम स्टिक वेल्डिंग है। SMAW यानी शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। आप अभी शुरुआत में ही कुछ वेल्डिंग का फुल फॉर्म भी जान जाएंगे। शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, SMAW, SMAW को स्टिक वेल्डिंग भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोड स्टिक की तरह होता है। इलेक्ट्रोड जो होता है वह ऐसा होता है, इस तरह का इलेक्ट्रोड होता है, जिससे आपको स्टिक जैसा हो गया, इसलिए इसको स्टिक वेल्डिंग कहा जाता है। वेल्डर ट्रेड का स्कोप कहाँ तक है? वेल्डर ट्रेड का स्कोप कहाँ तक है? सिर्फ डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक मार्केट में है? नहीं, इसका तो बहुत बृहद पैमाने पर स्कोप है। केवल एग्रीकल्चर सेक्टर में है? नहीं, ऐसा नहीं है, केवल एग्रीकल्चर में, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों में है। तो क्या है? इंटरनेशनल और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों सेक्टर में आपकी ज़रूरत होती है, वेल्डर ट्रेड का ज़रूरत होता है। क्लियर? वेल्डर ट्रेड की जॉब किस सेक्टर में नहीं मिलता है? वेल्डर ट्रेड का किस सेक्टर में जॉब नहीं मिलेगा? वेल्डर रेलवे में मिलेगा, शिप बिल्डिंग में मिलेगा, पावर प्लांट में मिलेगा, सॉफ्टवेयर में नहीं मिलेगा। सॉफ्टवेयर में क्या करने जाएगा वेल्डर? क्लियर? सॉफ्टवेयर में वेल्डर क्या करेगा? सॉफ्टवेयर बनाएगा? नहीं, तो सॉफ्टवेयर में इसमें इसकी ज़रूरत नहीं होती है। क्लियर? आधारित होता है, इसमें वेल्डिंग से संबंधित कोई फिजिकल फैब्रिकेशन कार्य नहीं होता है। ओके। GMAW प्रोसेस में कौन सी गैस यूज होता है? GMAW होता है गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, गैस मेटलिक या मेटल आर्क वेल्डिंग। क्लियर? इसमें कौन सा यूज किया जाता है? तो आर्गन यूज किया जाता है। गैस मेटल आर्क वेल्डिंग प्रोसेस में ऑर्गन CO2 शिल्डेड गैस का यूज किया जाता है। ऑर्गन या ऑर्गन के साथ CO2 भी रहता है। क्लियर? अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में ट्रेनिज को क्या मिलता है? क्या मिलता है वहाँ? क्या होता है वहाँ पे? तो ओनली थ्योरी होता है? नहीं, नो एक्सपीरियंस होता है, कोई अनुभव नहीं होता है। क्या अप्रेंटिसशिप में क्या मिलता है? तो उसके लिए ओनली थ्योरी ये भी नहीं, नो एक्सपीरियंस नहीं, ओनली सर्टिफिकेट नहीं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है। क्या होता है वहाँ? प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है। वेल्डर ट्रेड के अंतर्गत कौन सी कटिंग प्रोसेस सिखाई जाती है?
कौन सी कटिंग प्रोसेस वेल्डर में सिखाया जाता है? वाटर जेट कटिंग, लेजर कटिंग, ऑक्सीजन कटिंग, प्लाज्मा कटिंग सिखाई जाती है वेल्डर ट्रेड के अंतर्गत। तो वेल्डर के ट्रेड के अंतर्गत तो आपको ऑक्सीजन सिखाया जाएगा। क्लियर? लेजर कटिंग, वाटर जेट कटिंग, प्लाज्मा कटिंग ये आपको अप्रेंटिस में सीखेंगे। क्लियर? क्लियर? इसको पढ़ लेंगे। आपको बीच कटिंग प्रोसेस टॉट अंडर वेल्डर ट्रेड, कौन सा कटिंग प्रोसेस? तो ये आपको तो हो ही गया है। व्हाट इज द एंट्री क्वालिफिकेशन ऑफ वेल्डर ट्रेड? वेल्डर ट्रेड के लिए कौन सा क्वालिफिकेशन होना चाहिए? ये भी जानकारी होना चाहिए, किसी को उतना नहीं रहता है। 10वां पास। एनटीपीसी इज व्हाट टाइप ऑफ इंडस्ट्री वेयर वेल्डर गेट्स जॉब? एनटीपीसी किस टाइप का सेक्टर है, इंडस्ट्री है जिसमें वेल्डर को नौकरी मिलती है? किस टाइप का है एनटीपीसी? तो एनटीपीसी क्या हो जाएगा आपको? पावर सेक्टर। व्हाट टाइप ऑफ वर्क इज गिवन इन अप्रेंटिसशिप टू वेल्डर? वेल्डर को कौन सा काम किया जाता है, कराया जाता है अप्रेंटिसशिप में? तो लाइव प्रैक्टिकल जॉब। क्लियर? विच बॉडी रन्स द क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम? किस बॉडी के अंतर्गत क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम आती है? तो यह आता है किसके तहत? AICTC नहीं, UGC नहीं, DGT के अंतर्गत। NIOS का तो नाम सुने ही होंगे, उसमें यह क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम CTS जो है किसके अंतर्गत आता है? DGT के अंतर्गत। DGT के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे हम लोग। क्लियर? DGT यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग। यह है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के तहत काम करता है। DGT डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग। क्लियर? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग DGT का फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट की तरह काम करता है और क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम को पूरे देश में संचालित करता है। क्या करता है? क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम को पूरे देश में संचालित करता है। क्लियर ना? यह सिलेबस बनाता है, सर्टिफिकेट और ITI को मॉनिटर करना इसका कार्य है। क्या काम करता है? सिलेबस बनाता है, सर्टिफिकेट देता है और ITI को मॉनिटरिंग करता है कि ITI कैसे चल रहा है, उसमें क्या क्या होना चाहिए, क्या इसकी रूपरेखा होनी चाहिए। इसका काम कौन करता है? तो DGT के अंतर्गत आता है। व्हाट इज द वन मेजर बेनिफिट ऑफ वेल्डर ट्रेड? मेजर बेनिफिट, आपको वेल्डर ट्रेड का मेजर बेनिफिट क्या है? बहुत हल्का क्वेश्चन है, लेकिन इसको आपको नज़रों से गुजर जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि हल्का क्वेश्चन ही आपको नज़रों से नहीं गुजरा रहेगा तो आप हल्का समझ के उसको इस तरह से टिक मार देंगे कि बस वहाँ से वापस हो जाना पड़ेगा। तो इसलिए हल्का क्वेश्चन है, लेकिन इसको एक नज़र से गुजार देना है। लेस जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं, वेल्डर ट्रेड जो होता है लेस जॉब नहीं होता है, इसमें मोर जॉब होता है, अधिक रोजगार के अवसर होते हैं। ओनली थ्योरी होता है? नहीं, ऐसा भी नहीं है कि वेल्डर ट्रेड में केवल थ्योरी होता है। हाई डिमांड इन इंडस्ट्री में अधिक डिमांड होगा, ये ठीक है। वर्क फ्रॉम होम नहीं, घर पर बैठ के काम नहीं कर सकते, इसमें आपको वर्क फ्रॉम होम नहीं हो सकता है, हाई डिमांड होता है। व्हाट इज द रोल ऑफ इलेक्ट्रोड इन FMW प्रोसेस? इलेक्ट्रोड का क्या रोल है? इसमें इलेक्ट्रोड का क्या रोल है? तो फिलम मेटल प्रोवाइड करता है। आपको इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ाया जाएगा, अभी थोड़ा सा हल्का समझ लीजिए कि यह किस लिए है। फिलम मेटल का काम करता है इलेक्ट्रोड। सपोर्ट ड्यूरिंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में क्या होता है? आपको किस तरह का सपोर्ट मिलता है? तो यह सपोर्ट कौन देता है? जो स्कॉलरशिप देता हो इस तरह का कौन देता है? तो एम्प्लॉयर देता है, जो आपको वहाँ पर नियुक्त करता है। जो नियुक्त करता है वही आपको स्टाइपेंड देता है। विच वेल्डिंग प्रोसेस इन वेल्डर ट्रेड इज मैनुअल? किस प्रोसेस में वह जो है मैनुअल काम करते हैं? तो SMAW में मैनुअल काम होता है। विच सेक्टर इन वेल्डर ट्रेड इज रिलेटेड टू सेफ्टी?
विच वेल्डर ट्रेड में कौन सा सेक्शन सुरक्षा से संबंधित होता है? तो वर्कशॉप कैलकुलेशन नहीं, सुरक्षा से संबंधित नहीं होगा भाई। वर्कशॉप कैलकुलेशन में सुरक्षा की ज़रूरत नहीं होती है, ड्राइंग में नहीं होती है, थ्योरेटिकल में नहीं होता है, प्रैक्टिकल में होता है। क्लियर? प्रैक्टिकल में आपकी ज़रूरत होती है। विच ऑप्शन प्रमोट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आफ्टर वेल्डर ट्रेड? वेल्डर ट्रेड के बाद कौन सा विकल्प स्वरोजगार को बढ़ावा देता है? स्वरोजगार को कौन बढ़ावा देगा? तो है गवर्नमेंट जॉब नहीं, फ्रीलांस टीचिंग नहीं, ओपन बिल्डिंग वर्कशॉप, ये जो है आपको बढ़ावा देगा। चलिए, थैंक यू। बहुत सारा क्वेश्चन हो गया, आप लोग तो थक भी गए होंगे, लेकिन चलिए इसको फिर से रिवाइज कर लेंगे। एक नज़र देख लेना है, बस दिखाने के लिए इसको प्रैक्टिस कराया गया था और इस क्वेश्चन में कुछ रखा हुआ था नहीं। ओके, थैंक यू, बाय।